हेलो, नमस्कार। तो मैं हूं सुमित रंजन और आप हैं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स रंजन में। जैसा कि आपको पता ही है, हमारे चैनल में आपको पूरा फिजिक्स और मैथ्स क्लास 11th 12th का और फिर एडवांस लेवल्स का पढ़ाया जाएगा, पूरा फिजिक्स और मैथ्स। अभी हम लोग पूरा फोकस कर रहे हैं फिजिक्स पर। तो और हम लोगों ने शुरुआत कर रखा है क्लास 11th का यूनिट एंड मेजरमेंट्स का चैप्टर। तो शुरुआती अभी हम लोग क्लास 11th फोकस कर रहे हैं, फिर 12th एक साथ ही चलाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल का IIT नीट लेवल का सवाल से बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 और हमारा जो चल रहा है, जो चैप्टर चल रहा है वो क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट। तो हम लोगों ने यूनिट एंड मेजरमेंट में क्या पढ़ा था इसके पहले वाले लेक्चर में कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी क्या होता था, वह मैंने बताया था आपको। फिर डायमेंशनल फार्मूला का कॉन्सेप्ट दिया था। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कांस्टेंट कितने तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। फिर वेरिएबल्स बताया था मैंने कि वेरिएबल्स कितने तरह के होते हैं, 2 तरह का बताया था ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। और आज है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रीवियस और इस लेक्चर को मिला के, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ए डायमेंशनल फार्मूला। एप्लीकेशन ऑफ क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन या फॉर्मूला। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ए डायमेंशनल इक्वेशन। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ए डायमेंशनल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। चलिए देखिए, 3 एप्लीकेशन मान लियो इसका होगा, 3 एप्लीकेशन। पहला वो होगा, सबसे पहला जो होगा इसके मदद से, यानी डायमेंशनल इक्वेशन या डायमेंशनल एनालिसिस आप बोल लीजिए, इसकी मदद से 3 एप्लीकेशंस होंगे। सबसे पहला है जो होगा वो क्या होगा? सिस्टम ऑफ वन यूनिट चेंज इनटू यूनिट ऑफ वन सिस्टम चेंज इनटू अनदर सिस्टम। जो सबसे पहला होगा यानी यूनिट ऑफ वन सिस्टम change into another one। तो सबसे पहला होगा कि यूनिट को कैसे बदलें, एक सिस्टम के यूनिट को दूसरे में कैसे बदलें। तो सबसे पहला एप्लीकेशन इसका यही होगा। दूसरा एप्लीकेशन का नाम है, जिसका नाम है वो होगा कि आप किसी इक्वेशन का डायमेंशनल चेक कर कैसे करेंगे, डायमेंशनली वो मतलब करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, तो उसको बोलते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी। और जो तीसरा चीज है वो है, पहला है यूनिट ऑफ वन सिस्टम चेंज इनटू अनदर वन, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी, और तीसरा जो है वो है डिडक्शन।
डिडक्शन है ना, डिडक्शन द रिलेशन among all physical quantities. All physical quantities. तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिट ऑफ वन सिस्टम चेंज इनटू अनदर वन, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और तीसरा करेंगे डिडक्शन द रिलेशन अमॉन्ग ऑल फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहला जो चीज हम पढ़ेंगे वो है, सबसे पहला जो चीज है वह है हमारा कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कैसे बदला जाए। दूसरा चीज है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, और तीसरा डिड्यूस करेंगे ऑल द, है ना, डिड्यूस रिलेशनशिप बिटवीन अमॉन्ग ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज, यानी एक फॉर्मूला में जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज होता है ना उसका रिलेशन कैसे निकालते हैं। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्या, तो एक सिस्टम के यूनिट को दूसरे में कैसे बदलें, यानी यूनिट of one system of unit of one system change into another system, है ना, यानी एक सिस्टम के यूनिट को दूसरे सिस्टम के यूनिट में कैसे बदला जाए। सबसे पहला हम इसी का एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। देखो जैसे उदाहरण से पहले समझो, फिर एक एग्जांपल बनाएंगे, ये क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे न्यूटन होता है, फोर्स का भी जान लो, न्यूटन होता है फोर्स का ऐसा यूनिट, और डाइन होता है सीजीएस में यूनिट। तो न्यूटन, कितना न्यूटन, यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन, इस तरह। जैसे जूल और अर्ग ना एनर्जी का होता है, एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है। तो जूल होता है एसआई का और अर्ग होता है सीजीएस में। तो कितना जूल बराबर एक अर्ग, यानी 1 अर्ग इज इक्वल टू कितना जूल, ये सब निकालना, यही चीज हम इसमें निकालने जा रहे हैं। तो देखिए इसमें जो बेसिक्स चीज होता है ना, इसमें कैसे ये काम करता है ये बता देते हैं, फिर एग्जाम्पल से क्लियर एकदम आसानी से हो जाएगा। पहले एग्जाम्पल से ये क्लियर होगा। इसका देखिए बेसिक यही है ना, इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि भले आपको एक क्वांटिटी, समझ लीजिए कोई एक फिजिकल क्वांटिटी सपोज एक्स, जब इसका एक सिस्टम लिए, मतलब वन सिस्टम और एक अनदर कोई भी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी ले लीजिए सपोज एक्स। तो अब अगर यहां से इसको बदला जाए, एक सिस्टम से दूसरे में हम बदल रहे हैं, है ना, दूसरे में बदल रहे हैं, तो यहां क्या कॉमन दोनों में रह जाता है कि फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगा। यहां भी एक्स है तो यहां भी एक्स है। ये नहीं कि ये क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी ही चेंज नहीं होता है, बस यही इसका प्रिंसिपल है। जैसे मान लिया जाए एक फिजिकल क्वांटिटी x है, एक सिस्टम में हम निकालने जा रहे हैं, तो हो गया n1 और इसका यूनिट हो गया u1। फिर इसी को अगर हम बदले तो n2 और u2। तो यही फिजिकल क्वांटिटी सेम है, इसी फिजिकल क्वांटिटी का n1 u1 और फिर n2 u2, है ना। इसी सिद्धांत पर यह काम करता है कि एक सिस्टम के यूनिट को दूसरे में कैसे बदला जाए, इसी सिद्धांत पर यह काम करता है। ठीक है, चलिए इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तब चीजें क्लियर हो जाएंगी, आसान लगेगा, कुछ है नहीं। देखिए कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला का हम यूज करेंगे और फिर एक सिस्टम से दूसरे में बदल लेंगे।
एक क्वेश्चन बनाते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके लिए एकदम आसानी होगा। आसान है, देखो जैसे आपसे पूछा गया एक क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, ये पूछा गया, यानी 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। तो देखो, है ना सॉल्यूशन, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमको जानना होगा न्यूटन क्या है और डाइन क्या है, फिर उसका जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का ये यूनिट होगा उसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। तो सबसे पहला यानी स्टेप 1 हम लोग क्या जानेंगे कि ये किसका यूनिट होता है। तो याद रखिए न्यूटन है, न्यूटन इज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन इज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, वाइल डाइन क्या है, डाइन है, डाइन इज CGS यूनिट ऑफ फोर्स। फर्स्ट में हम लोग फर्स्ट स्टेप में यही चीज जानते हैं कि न्यूटन है क्या और डाइन क्या है। फिर हम लोग स्टेप 2, है ना, स्टेप 2 में हम लोग फिर जानेंगे कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का, है ना, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का ये यूनिट है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो अभी हम जाने न्यूटन किसका होता है, फोर्स का। तो फोर्स का अब हम लोग जानने जा रहे हैं कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ। तो हम लोग कल भी बताएं कि एक ब्रैकेट में अगर हम लिख दें, जैसे यहाँ लिखे ना डायमेंशन, एक ब्रैकेट में फोर्स लिखें, इसका मतलब क्या हुआ, डायमेंशनल फॉर्मूला है फोर्स। अब फोर्स इज इक्वल टू आपको क्या पता होता है, मास, चलिए एक बार कर देते हैं, और फिर एक्सेलरेशन, है ना, मास, और फिर क्या होगा m से दिखा देते हैं। एक्सेलरेशन हम जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी बाय टाइम। फिर क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू, और फिर ये टाइम। तो यहाँ से कितना निकला, है ना, mxt। ये क्या है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ये सेकेंड है। तो कैसे हम दिखाते हैं इसको डायमेंशनली, m से मास को ये l से दिखाते हैं, लेंथ को l से, और t को सेकेंड से, ये ऊपर जाएगा माइनस। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा फोर्स का, mlt-2। क्लियर है, क्लियर है। तो ये पहले निकालते हैं, स्टेप 2 में डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। अब क्या करते हैं, देखिए अब हम लोग करेंगे स्टेप 3, है ना। अब स्टेप 3 हम लोग इसमें क्या करते हैं, यहां से हमको पता लग गया कि मास पर कितना होगा, एक्सपोनेंट 1, लेंथ पर एक्सपोनेंट 1, टाइम पर -2। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग को क्या पता है कि एक क्वांटिटी है, एक कन्वर्ट जब होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, ये चेंज नहीं होगा, चेंज थोड़े ना हो जाएगा, क्वांटिटी चेंज थोड़े होगा। जैसे मान लीजिए ये x है, यहाँ मान लीजिए फोर्स है, तो फोर्स ही रह जाएगा, चाहे इस सिस्टम 1 यूनिट है, ये यूनिट 2 में, लेकिन है तो ये फोर्स का ही। अब देखिए हमको यहाँ क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1, यहाँ कितना है, 1 न्यूटन को बदलना है, तो वहाँ यहाँ 1। अब यहाँ क्या है, यूनिट, है ना, यहाँ क्या है, यूनिट। तो यहाँ का यूनिट, ये कौन सा सिस्टम है, ये हम ले रहे हैं CGS। चलिए इसको पहले अच्छे से लिखते हैं, ये इसी पर काम करता है, N1 इंटू ये। अब देखिए ये कौन सा हम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं SI सिस्टम, SI सिस्टम, जबकि ये वाला कौन सा सिस्टम ले रहे हैं, CGS सिस्टम। ये CGS सिस्टम। अब हम क्या जानेंगे, अब हम लोग क्या जानेंगे
कि SI सिस्टम में ये किस पर मास, ये फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर। तो SI सिस्टम में मास के लिए कितना होता है, kg, और पावर एक्सपोनेंट कितना होगा, 1। लेंथ का क्या होता है SI यूनिट, मीटर, इस पर भी पावर 1। और टाइम का कितना होता है, टाइम t है ना, ये कितना होता है, मास के लिए kg और लेंथ के लिए मीटर, और जबकि टाइम के लिए होता है सेकेंड, और इसके एक्सपोनेंट में कितना होगा, टाइम स्क्वायर। ये हो गया CGS सिस्टम में। अब देखिए यहाँ N1 होगा, जैसे यहाँ तो ये हो गया, ये यूनिट हो गया सारा यूनिट, ये यूनिट, जबकि न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 1 है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू 1, तो 1 इंटू यूनिट कर दिए। अब देखिए यहाँ तो हमको पता ही करना है, सपोज ये हो गया N2, और फिर कितना हो गया, देखिए यहाँ फिर कितना हो गया फोर्स के लिए, यहाँ देखिए डायमेंशनल फोर्स, मास लिखना है, तो मास को CGS यूनिट में क्या लिखते हैं, ग्राम। अब इसका पावर G, लेंथ का क्या लिखते हैं, cm, और जबकि सेकेंड को क्या लिखते हैं, सेकेंड पर s पर पावर -2। हो गया। अब हम इसी पर कन्वर्ट कर देंगे, है ना। चलिए जरा सा यहाँ आके देख लीजिए, है ना, देखिए, है ना, देखो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ kg, यहाँ कितना हो गया मास, यहाँ कितना हो गया सेकेंड, यहाँ कितना हो गया, ये कितना है ग्राम, है ना, ये कितना है सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया पर सेकेंड, है ना। अब देखिए फिर kg को क्या लिखते हैं, अगर kg को ग्राम में बदलना है तो हम क्या कर देंगे, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 ग्राम, ये मीटर है यहाँ जबकि सेंटीमीटर है, तो कितना मीटर में होता है, फिर ये हो गया, फिर यहाँ क्या हो गया N2 हो गया, फिर यहाँ कितना होगा ग्राम हो गया, और फिर सेंटीमीटर पर स्क्वायर हो गया। अब देखिए बायां और दायां ये दोनों कट जाएगा, ये ग्राम ग्राम कट गया, तो कितना हो गया यहाँ 3 और 2 5, ये हो गया, यानी N2 का वैल्यू कितना आएगा, N2 का वैल्यू आ गया कितना 10⁵ N2 का वैल्यू 10⁵, यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग जाने कि ये न्यूटन किसका SI यूनिट होता है, तो न्यूटन फोर्स का होता है, डाइन CGS यूनिट में होता है फोर्स का। दूसरा स्टेप में हम लोग फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिख दीजिए। फोर्स का हम ऐसे पहले भी बताएं, लेकिन चलिए फिर से बता रहे हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन द वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी फॉर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, यहाँ से हो गया। अब ये सब बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज में बदल गया, यानी m पर पावर 1, l पर पावर 1 और t पर -2। अब स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि भले एक सिस्टम का एक यूनिट से दूसरे में बदल जाए, लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं बदलता है, यानी N1 इंटू U2 N2 इंटू U2 हम मान लेते हैं, तो वो फोर्स ही रह जाता है। अब देखिए ये कौन सा यूनिट कौन सा सिस्टम ले रहे हैं, SI सिस्टम, ये कौन सा है CGS सिस्टम। तो SI यूनिट में यहाँ देखिए किस पर फोर्स डिपेंड कर रहा है, मास पर, तो यहाँ मास ले लिए kg, L कितना होता है मीटर ले लिए, ये फिर सेकेंड टाइम हो गया सेकेंड ले लिए, फिर यहाँ देखिए N2 ले लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ना, जैसे एक kg लेते हैं तो 1 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, kg क्या है यूनिट है ना, तो वैसे ही लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होता है, ये हम पहले भी बताएं। फिर N2 हो गया, N2 फिर यहाँ क्या हो गया, N2 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकेंड CGS सेकेंड सिस्टम, यहाँ मास पर मास CGS सिस्टम में क्या लेते हैं ग्राम, लेंथ में सेंटीमीटर, यहाँ क्या लेते हैं सेकेंड ही लेते हैं। फिर यहाँ देखिए थोड़ा जगह कमी रहा तो इधर हम कर दिए। अब देखिए यहाँ 1 इंटू यही चीज़ को यहाँ उतारे हैं। अब देखिए kg
है ना, यहाँ केजी है तो कितना, ये ग्राम है, ये केजी है, दोनों को तुलना कीजिए तो कितना केजी बराबर 1 ग्राम, तो 1000 ग्राम बराबर होता है 1 केजी। मीटर है, यहाँ क्या है सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पर सेकेंड। फिर यहाँ क्या है N2, और जबकि यहाँ कितना हो गया ग्राम, और यहाँ सेंटीमीटर, ये तो यहाँ से क्या हो गया ग्राम ग्राम कट गया, सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, तो N2 का वैल्यू कितना हो गया, N2 का वैल्यू हो गया 10 टू दी पावर 5, N2 इज इक्वल टू कितना हो गया 10 टू दी पावर 5, यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू, यही तो है N2, यही तो है N2, यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डाइन, हो गया, यही आंसर। क्लियर है? तो यही है एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में बदलना, है ना। तो एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कैसे बदलते हैं, तो बस पहले सबका लिख लेते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट दिया हुआ वो निकाल लेते हैं, उसका फिर डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं और फिर सिंपल कैलकुलेशन कर देते हैं। क्लियर है? क्लियर है दोस्त? चलो समझ गए। चलो एक और एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं, है ना, जो कि HC वर्मा साहब दिए हैं, है ना। HC वर्मा साहब का एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कर लेते हैं, है ना। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। सबसे पहले का ही एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल नंबर 2, चलिए तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 देख रहे हैं। ये हमारे HC वर्मा साहब का एक एग्जाम्पल है ना। उनका कहना है कि आप जो है 1 जूल को अर्ग में चेंज कर दीजिए। कितना अर्ग होगा 1 जूल, कितना अर्ग होगा 1 जूल, कितना अर्ग होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, है ना, 1 जूल कितना अर्ग के बराबर होगा। तो सबसे पहले मेरा हम लोगों का स्टेप 1 में क्या था, पहचानना कि जूल और अर्ग है क्या। तो जान लीजिए जूल SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ किसका, एनर्जी, है ना। जूल इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी। तो और अर्ग क्या है, अर्ग है CGS यूनिट, CGS यूनिट ऑफ एनर्जी। ये हम लोग स्टेप 1 लेंगे। अब हम लोग जान गए कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये है एनर्जी। अब हम लोग स्टेप 2 अब हम लोग लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, किसका, एनर्जी का। तो देखिए अगर आपको पता है तो डायरेक्ट लिखिए, नहीं तो हम बता देते हैं। अर्ग यानी एनर्जी को वर्क में नापा जाता है। किस में नापा जाता है, वर्क। तो वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही होगा एनर्जी का। अब वर्क बराबर क्या होता है, तो ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब फोर्स का हम कई बार बता चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं MLT-2, जबकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट है तो एक और L आ गया। तब हमारा ये वाला पूरा क्वांटिटी बदल गया, कितना, LL इंटू L स्क्वायर, और ये हो गया T⁻², है ना। यही होता है एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हो गया स्टेप 3, स्टेप थर्ड। अब हम लोग क्या करते हैं कि 1 सिस्टम ले लेते हैं और फिर दूसरा सिस्टम ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर है हमारा एनर्जी, और इसका क्या सिद्धांत होता है, इसका तो ये सिद्धांत होता है ना कि भले एक यूनिट से, एक सिस्टम के यूनिट को दूसरे यूनिट में बदल दिए, वरना ये 1 यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट में बदल दिए, लेकिन क्या नहीं बदलता, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं बदलेगा। जैसे 1 किलो चीनी लिए, 1 किलो चीनी लिए और फिर 1000 चीनी लिए,
तो एक में हम लोगों ने क्या बोला था केजी, एक में हम लोगों ने क्या बोला 1000 ग्राम। तो चीनी थोड़े ना मात्रा बदल गया, जो उसका वेट था उतना ही रह गया। तो याद रखिए कभी भी डायमेंशनल फॉर्मूला का जब हम प्रयोग करते हैं एक यूनिट से दूसरे में बदलने के लिए, तो वह क्वांटिटी नहीं बदल जाता है ना। चीनी 1 केजी यहाँ भी है तो 1000 ग्राम में भी वही है। तो जितना यहाँ देखिए और एनर्जी है, एनर्जी एक कौन सा यूनिट हो गया, एक हो गया सीजी एसआई यूनिट, एक हो गया एसआई यूनिट, दूसरा कौन सा हो गया सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। अब देखिए कैसे हम लोग लेते हैं क्वांटिटी को, किसी भी क्वांटिटी को हम लोग क्या दिखाते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होता है यूनिट, फिर क्या होता है एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू फिर होता है यूनिट। अब देखिए यहाँ पर के क्या बोला गया आपसे कि 1 जूल है, यानी इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1। अब देखिए यूनिट यहाँ कैसे डिसाइड होता है, यहीं के लिए हम जाते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए। तो यहाँ देखिए मास पर कितना पावर 1, तो यहाँ ये कौन सा यूनिट है, ये कौन सा है एसआई। एसआई मास को कैसे दिखाते हैं, तो दिखाते हैं केजीस। क्लियर है, यहाँ एक्सपोनेंट कितना 1 है। लेंथ कितना है होता है, तो लेंथ है m पर पावर 1। फिर क्या है, सॉरी लेंथ के लिए यहाँ कितना है 2, ये है लेंथ। यहाँ देखिए ये इसके लिए है ना, लेंथ पर पावर कितना है 2। फिर यहाँ टाइम कितना है, इसको देखिए इक्वेशन फर्स्ट। फिर इक्वेशन फर्स्ट को देखने से क्या पता लगता है, टाइम यहाँ कितना है, टाइम यहाँ पर पावर 2 है। तो सीजीएस में टाइम के लिए क्या होता है, एसआई में सेकेंड, तो यहाँ टाइम के लिए यहाँ सेकेंड और यहाँ जितना है वो एक्सपोनेंट लिख दिए। फिर यहाँ क्या हो गया, यहाँ तो ये पता ही करना है ना कि कितना न्यूमेरिकल वैल्यू होगा 2 का। फिर इसका यूनिट ये कौन सा है, ये है सीजीएस। सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस में मास के लिए क्या होता है ग्राम, और इस पर पावर कितना है 1, तो यहाँ ग्राम पर पावर 1। फिर क्या है यहाँ लेंथ यहाँ मीटर होता है एसआई में, जबकि यहाँ पर क्या होता है सीएम होता है। फिर यहाँ कितना सेकेंड हो गया। अब देखो ये और ये ऐसे ही कैंसिल, चलो अब देखो ये क्या है केजी, यहाँ क्या है ग्राम। तो एक को बदल दो, एक को इसको या इसमें कन्वर्ट कर दो या फिर इसको कन्वर्ट कर दो, तो जो इजी लगे। तो हम जानते हैं कि 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, यानी 10 टू द पावर 3 केजी। पावर भी यहाँ कितना है 1। फिर हम मीटर है, यहाँ मीटर, यहाँ क्या है सेंटीमीटर। फिर हम जानते हैं कि मीटर को अगर हम बदले जाएंगे तो यहाँ कितना हो गया 10 पर पावर 2। यहाँ क्या है स्क्वायर है। फिर क्या है यहाँ पर, ये तो चलो कैंसिल हो गया क्योंकि ये सेकेंड था ऑलरेडी। अब यहाँ कितना हो गया पावर ग्राम, यहाँ कितना हो गया ये सेकेंड, तो ये कितना आपने बदला, ये सेकेंड में बदला है ना। फिर कितना हो गया, अब देखो यहाँ 10 टू दी पावर 3 ग्राम। फिर कितना हो गया 10 टू दी पावर स्क्वायर, स्क्वायर पर स्क्वायर यानी 4 है ना ये। फिर यहाँ कितना हो गया ग्राम, फिर यहाँ कितना हो गया स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल, ग्राम और ग्राम कैंसिल, तो यहाँ कितना हो गया 10 टू दी पावर 7, 4 और 3 7, तो यहाँ n2 बराबर इतना, यानी मेरा निकला n2 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 7। यानी हमारा क्या निकलेगा कि 1 जूल इज इक्वल टू, यहाँ इस ब्रैकेट में हम लोग क्या तब भरेंगे 10 टू दी पावर 7 अर्क, यानी 1 जूल कितना अर्क के बराबर होगा 10 टू दी पावर 7 अर्क। क्लियर है ना, आसान है, कुछ नहीं है। तो स्टेप 1 में आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले जो भी क्वांटिटी रहे पहले उसको पहचानिए कि वो किसका
वो यूनिट है। तो जैसे जूल, जूल एनर्जी का होता है, जबकि जूल एसआई में होता है एनर्जी का, और अर्ग सीजीएस में होता है। फिर आप जूल का डायमेंशनल फार्मूला लिख लीजिए। डायमेंशनल फार्मूला से क्या होगा कि जो भी उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी, जैसे अर्ग में जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, जैसे मास, लेंथ, टाइम, उसका आपको पावर पता चल जाएगा, यानी एक्सपोनेंट पता लग जाएगा। अब एनर्जी या ऐसा यूनिट ये लग गया। अब हम क्या जानते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ 1 है और इसके लिए यूनिट क्या, केजी, यहाँ क्या मीटर पर सेकेंड, यहाँ लिख दिए, सबको सिर्फ चेंज कर दिए, केजी को है ना ग्राम में बदल दिए, अपने आ गया। यानी 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 आर्क। क्लियर है। तो एच.सी. वर्मा साहब का ये सवाल था जो बहुत ही आसानी से बन गया। तो हमने पहला बताया कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे में कैसे बदला जाता है। अब हम पढ़ने जाएंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए एक बार इसको देख लीजिए, तब तक हम भी ब्रेक ले लेते हैं, पानी पी लेते हैं। देखो एक बात याद रखो, ये सब ना बहुत ही इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखना, फिजिक्स में कोई भी चीज बिना समझे आगे मत बढ़ना, नहीं तो बहुत बड़ा आपको ना गड्ढा दिखेगा आगे और आपसे कुछ नहीं होगा। अगर समहाउ आप रट फट के किसी तरह पास भी कर जाओगे ना तो उसका कोई भविष्य नहीं। आप साइंस क्यों पढ़े ही पता ही नहीं चलेगा लास्ट में, है ना। तो पढ़ना है तो कुछ करना है, आईटी करना है, नीट करना है, बड़ा बड़ा एग्जाम फेस करना है ना, एकदम एनडीए, एयरफोर्स करना है। छोटा मत सोचना, श्रिंक मत सोचना। अगर श्रिंक सोच रहे हो तो साइंस फिर इतना पढ़ने क्या मतलब है। बड़ा सोचो, बड़ा होगा और आप कर सकते हो। चल अब हम लोग एप्लीकेशन नंबर 2, है ना, चलो उतार लियो। चल अब है हमारा एप्लीकेशन नंबर 2। जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये क्या होता है ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, देखो इसका कहना है कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन है ना, फिजिकल फॉर्मूला है, कोई भी फिजिक्स का फॉर्मूला है ना, इसका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहना है कि कोई भी इक्वेशन है ना, कोई भी फिजिक्स का इक्वेशन है तो प्रत्येक टर्म का ध्यान से सुनो, प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम होगा। बस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट्स दैट द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ ए डायमेंशनल इक्वेशन इज सेम। इसका कहना है कि द डायमेंशन ऑफ each term is same in a dimensional equation. In a dimensional equation, यानी एक डायमेंशन में जितना भी टर्म होगा ना सब डायमेंशनली बराबर होगा, है ना। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो मेरे लिए आसान होगा। स्टेटमेंट का कोई बहुत महत्व है भी नहीं, है ना। इसमें डायरेक्ट क्या करेगा, आपसे एक सवाल दे देगा और बोल देगा कि चेक कीजिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चलिए एक आसान सवाल लेते हैं। देखिए
x बराबर, चलिए आसान पढ़ते हैं, s बराबर, एक एग्जाम्पल, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। इसको आपको बोला कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इस इक्वेशन का आप चेक करो। आपको पता है s क्या है, तो s है, याद रखना, s होता है डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। फिर क्या है u क्या होता है, वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है, जिसको कोई महत्व नहीं है, वेलोसिटी होता है बस। फिर क्या है, a क्या होता है, a होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर क्या होता है, t होता है टाइम। ये चार चीज है ना। तो अब आपको यहाँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखना है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोला था कि प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी वो डायमेंशनली करेक्ट है। चलिए देखते हैं। देखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड का ले लेते हैं। तो यहाँ कितना है, यहाँ है, किसका देखना है, डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है। तो एस का डायमेंशन कितना होगा, एल। अब फिर क्या लेते हैं कि यू टी, यहाँ क्या है, यू क्या है, यू होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी फिर क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या होता है, यू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और यहाँ क्या है, टाइम। तो कट गया, तो क्या बच गया, डायमेंशन किसका, डिस्प्लेसमेंट का, और डिस्प्लेसमेंट का एक डिस्टेंस है, तो ये भी हो गया एल, क्लियर है। फिर क्या होता है, हाफ तो चलो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसका कोई रोल है नहीं। ये क्या है, ए टी स्क्वायर, ए क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का हम लोग क्या जानते हैं कि एल टी माइनस टू, और यहाँ टाइम का कितना है फिर टी स्क्वायर। तो ये देखिए +2 और -2 दोनों कट जाएगा, एक दूसरे जीरो बना देगा, तो यहाँ क्या बच गया, लेंथ। तो देखिए जैसे ये एक इक्वेशन है ना, इसमें आप देखिए इसका कितना हो गया डायमेंशन, एल। यू टी का डायमेंशन कितना है, एल, और हाफ ए टी ये तो डायमेंशन लेस है, इसका कितना है, एल। इसका मतलब है कि प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम है। तो यही बोल रहा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यही बोलता है कि प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम होता है। प्रत्येक टर्म का डायमेंशन क्या होता है, सेम। इसका 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 सबका डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है, क्लियर है। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्लियर है। चलिए क्लियर है, इतना कहानी अब पूरा समझ गए, पूरा समझ गए। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चलिए इसको एक और उदाहरण से समझते हैं, है ना। फेमस उदाहरण ले लेते हैं एक, है ना, जो अक्सर हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक सवाल है ना, एक सवाल है कि v बराबर u प्लस ए टी, है ना, v बराबर u प्लस ए टी। देखिए निकालिए, ये क्या है, आपको पता है v क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को लाइन से और टाइम को यानी l बाई टी, यानी इसी चीज को हम लिख सकते हैं l और t पर पावर -1। u फिर क्या है, u भी वेलोसिटी ही है। कौन सा वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी वही हो गया, लेंथ क्या है, मतलब नहीं है, इनिशियल है कि क्या है, तो l t -1, ठीक है। फिर ये क्या है, ए टी स्क्वायर, ए टी है। अब a क्या होता है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का हम जानते हैं एल टी -2, और टाइम यहाँ फिर आ गया, तो कितना हो गया यहाँ पर, एक यहाँ -2 और यहाँ +1, तो यहाँ कितना बना देगा, -1। तो यानी इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन फिर क्या हुआ, बराबर। ये तीनों का
बराबर। क्लियर है? तो यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखिए अभी इसके पहले हम लोगों ने एक उदाहरण लिया था कि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है? तो इसमें हम लोग क्या देखे थे, इसका डायमेंशन और इस टर्म का डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, है ना, यानी डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोट यहां आप दिमाग में रख सकते हैं, एकदम रखिए कि डायमेंशन ऑफ ईच टर्म मस्ट बी सेम, बट यह जरूरी नहीं है कि जो डायमेंशनली करेक्ट है वो 100% सही है। देखिए इसका डायमेंशन सेम, इसका डायमेंशन सेम, इसका डायमेंशन सेम, ठीक है, डायमेंशनली मतलब करेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन क्या इस हाफ को यह जज कर पाया? हाफ तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, नहीं ना। तो आप समझ, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इसका डायमेंशन, इसका इस टर्म का डायमेंशन अगर सेम है और यह इक्वेशन सही है, तो यह गलत है। क्यों? देखिए आप इसका आप निकाल लीजिए, डायमेंशनल ये एनालिसिस कर लीजिए, और एक इसका भी कर लीजिए। देखिए यह भी सेम आएगा, 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 तीनों का क्या आएगा? सेम आएगा। लेकिन ये क्या है? 100% सही है, जबकि ये 100% सही नहीं है, क्योंकि यहाँ हाफ भी आता है यहाँ, जबकि नहीं दिया। तो डायमेंशन एनालिसिस करने जाइएगा तो ये भी सेम आएगा, ये भी सेम आएगा, लेकिन ये 100% सही नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं एक इक्वेशन which is dimensionally correct may और हो भी सकता है और नहीं भी, may और may not be 100% ट्रू इक्वेशन। यानी एक इक्वेशन जो डायमेंशनली करेक्ट है वह जरूरी नहीं है, हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता 100% ट्रू इक्वेशन। इस बात को आप धर लो, ये एकदम दिमाग में भर लो, और एग्जाम्पल में आप इसको बना सकते हो कि इसका डायमेंशन एनालिसिस करेंगे और इसका, दोनों का सेम आएगा, लेकिन ये 100% सही है, लेकिन ये 100% सही नहीं। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि यहाँ हाफ भी आता है। जब आगे पढ़ेंगे मौसानी ने स्ट्रेट लाइन में। चलिए उतार लीजिए। बढ़िया से पढ़ो फिजिक्स, है ना। तभी कहानी समझ में आएगा। चलिए उतार लिए। अब हम लोग लास्ट पढ़ने जा रहे हैं, डिडक्शन द रिलेशनशिप अमंग ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज। चलिए लास्ट है, चलिए मिटाते हैं। अब लास्ट तीसरा एप्लीकेशन। तो जो डायमेंशनली करेक्ट है ना वो 100% करेक्ट होगा ऐसा नहीं है, लेकिन जो 100% करेक्ट है वो डायमेंशनल करेक्ट होगा, है ना। चलिए देखिए एप्लीकेशन थर्ड, एप्लीकेशन थर्ड क्या है? ये थर्ड एप्लीकेशन कि डिड्यूस करना है रिलेशन among all physical quantities। यानी
डायमेंशनल फॉर्मूला का ना प्रयोग क्या किया जाता है कि फिजिकल क्वांटिटी के रिलेशन को भी पता करने में करते हैं। कैसे? देखो एक्चुअली ये ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर ही डिपेंड करता है। ये भी जो है ना इसमें क्या प्रयोग होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और what is the statement of principle of homogeneity? It states that the each term in a equation is dimensionally same throughout equation, है ना, प्रत्येक टर्म का। चलिए इसमें ना एक उदाहरण लेते हैं, है ना, उदाहरण ही देगा, मतलब क्या है कि आपसे डायरेक्ट प्रश्न देगा। क्या बोलेगा कि पहला हम जैसे एग्जांपल लेने जा रहे हैं, है ना, इसमें बोल रहा है कि फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलता है, ये सब आप बाद में पढ़ोगे। बोलता है सेंट्रीपिटल फोर्स ना डिपेंड्स करता है किस पर? डिपेंड्स अपॉन, पहला कहां पर? मास, दूसरा वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, ये सब आप बाद में पढ़ोगे, वेलोसिटी, एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल। तब बोलता है कि उस रिलेशन को निकालिए, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स किस पर डिपेंड करता है? मास पर, वेलोसिटी पर और आर पर, यानी रेडियस ऑफ ए सर्कल। तब बोलता है इसका रिलेशन जो मास, वेलोसिटी और रेडियस है वह आप निकाल के दिखाइए। क्लियर है? क्लियर है? तो चलिए देखिए कैसे निकालिएगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि ये मास पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, जो पावर m a के साथ है, ये वेलोसिटी है जो b के पावर b बना के रखे हुए हैं, और ये है c पावर c। आपको हम पहले भी बताए हैं कि ये है क्या? प्रोपोर्शनैलिटी। और प्रोपोर्शनैलिटी को कैसे खत्म करते हैं फिर से आप समझ लीजिए। यहां आप कर देना बराबर, इक्वल कर देना, और एक कोई कांस्टेंट बैठा देना। सपोज हम k बैठाएं, वेयर k इज ए कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो ऐसे ही प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हैं। तो ये हो गया इस तरह से। क्लियर? अब देखो अगर हमारा व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि इसका इधर का डायमेंशन और इधर का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, यही तो बोला था। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसका डायमेंशन जो होगा वो होगा इधर, ये डायमेंशन लेस है। के क्या है? के इज क्या है? कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट? तो डायमेंशनलेस, है ना। अब फोर्स इधर हो गया, यहां कितना हो गया? मास, ये कितना है? वेलोसिटी, ये क्या है? आर, रेडियस। अब देखिए फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? तो इस फोर्स इज इक्वल टू, चलिए, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होता है। इधर का देखिए ये क्या है? मास है, लिख सकते हैं m। ये क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1, ये b लिख सकते हैं। और ये क्या है? रेडियस, रेडियस क्या होता है? एक तरह का लेंथ ही होता है। तो ये हो गया ये। क्लियर है? अब देखो मास,
मास को m, जबकि एक्सेलरेशन को लिखाते हैं Lt-2। क्लियर है। अब देखो यहाँ मास पर पावर कितना है a, l पर पावर कितना है b, l पर पावर c, और गुना में पावर क्या होता है, गुना में पावर जुटता है। फिर टाइम कितना है यहाँ -1 और b यानी ये b है ना। अब देखो इसका डायमेंशन और इसका दोनों का क्या होना चाहिए सेम। इसका मतलब है कि यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 1, तो a पर पावर m पर पावर a है, यहाँ a पर m पर पावर 1 है, यानी a इज इक्वल टू ये। फिर क्या है b l इज इक्वल टू यहाँ कितना है l पर पावर कितना है यहाँ b प्लस c, और यहाँ कितना है 1, तो यानी यहाँ हमारा निकलेगा कि b प्लस, चूंकि दोनों ही डायमेंशनली क्या होना चाहिए एक जैसा, दोनों पर एक्सपोनेंट्स क्या होना चाहिए सेम, यही तो बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यानी b प्लस c बराबर कितना होना चाहिए 1, और जबकि यहाँ माइनस, यहाँ टाइम पर कितना है -b, टाइम पर यहाँ क्या है -b, यहाँ टाइम पर अब कितना है -2 है ना, यहाँ टाइम पर -2 है ना, तो ये दोनों कट गया, तो यहाँ से निकला b इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से देखो b यहाँ कितना रख देंगे 2 हो गया, तो c इज इक्वल टू कितना निकल गया, c इज इक्वल टू निकल गया 1 - 2, कितना निकल गया -1, तो यहाँ c इज इक्वल टू -1। तो देखो a कितना निकला, a निकला, a पर पावर a निकला 1, b कितना निकला b निकला b इज इक्वल टू 2, जबकि c कितना निकला c निकला -1, तो क्या हो गया 10। अब हमारा तब रिलेशन क्या बना, ये इक्वेशन अब देखो a पर, तो 10, ये क्या बना f के, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। m पर कितना पावर बनाया a1, जबकि v पर कितना पावर बना, v पर बना 2, और r पर पावर कितना बना -1, तो हम लोग लिखेंगे कि mv²/a निकला। तो यही होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन। अब हम ये सब तो बाद की बात है, वेयर के इज फाउंड 1 है ना, के फिर पाया गया, ये सब हमको अभी यहाँ नहीं पढ़ना है। जब ये एक्सपेरिमेंटली के इज इक्वल टू 1 पाया गया, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तब कितना हो गया, ये सब हमारा इशू नहीं है, मतलब छोड़िए इसको सीधा। तो के है ना, F इज इक्वल टू क्या निकला है mv²/r, ये एक्सपेरिमेंटली के पाया गया, इसको अभी अब छोड़ दीजिए। डायमेंशन, वैसे भी ये क्या है डायमेंशनलेस है, ये क्या है डायमेंशनलेस है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स और इस के का वैल्यू पाया गया है 1, तो इसलिए FC बराबर क्या निकला mv²/r, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का अगर इक्वेशन हमसे पूछा जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो हम लोग क्या भरेंगे mv²/r। तो ये कैसे आप निकाले, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यही है इसका प्रयोग। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल से समझाएंगे, फिर इसका लिमिटेशंस लिख देंगे और आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर देंगे। चलिए इसको समझ लीजिए। देखिए हम फिर क्या बोल रहे हैं, आपको बताया गया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स करता है मास पर, वेलोसिटी पर, रेडियस पर, ठीक है, क्लियर है। तो यानी F इज डायरेक्टली हम ले लेते हैं डिपेंड करने वाला, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को एक बराबर के ले लेते हैं, है ना, ये दिखाते हैं, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ये। अब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोला था कि लेफ्ट हैंड साइड का जितना डायमेंशन होगा उतना ही राइट का होगा, तो ये सब हम ले लिए हैं। फोर्स का हम निकाल के दिखाए तो ml ये -2
कर दी है। फोर्स का आप निकाले ML/T-2 इधर कर दिए। अब m का a बराबर 1 होगा, चूंकि m का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 a है, यहाँ 1 है। l का यहाँ पावर b+c है, यहाँ 1 है। t का है -2 है, यहाँ 2 है। इसी को सिर्फ हल कर दिए, a b c का मान निकाल दिए और यहाँ आके 1 पर बैठा दिए। तो हमारा निकला FC = mv²/r। आप ये बाद में पढ़ोगे भी, ठीक है। एक और एग्जांपल हम HC वर्मा का बनाएंगे और फिर खत्म, फिर उसका लिमिटेशंस लिख देंगे। चलिए इसको देखिए। चलिए उतार लिए। चलिए एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। डायमेंशन फार्मूला से कम आप डायमेंशनली करेक्शन तो चेक कर सकते हैं ना। बहुत सारा देखिएगा, आप बाद में देखना कि फिजिकल क्वांटिटी जब आएगा ना दोस्त, तो बहुत सारे का प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो बीएससी का चीज़ रहता है। आप वहाँ सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस ही करवाएगा। तो ये सब आप नहीं जानोगे तो नहीं कर पाओगे, और फिर आपसे फिजिक्स से नफरत शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो पहले समझना। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन बोलता है कि जो टाइम पीरियड है ना, एसएचएम में अब जो टाइम पीरियड रहता है ना, एक बॉब जो घूमते रहता है, एक बॉब रहता है। देखिए यहाँ एक वॉल से लगा हुआ एक बॉब है, ये ऐसे ऐसे घूम रही है, इधर जा रही, ऐसे जा रही, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है ना। तो ये ऐसे ही चल रही है। तो इसका टाइम पीरियड बोलता है जो डिपेंड करता है वो है पहला एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी के, फिर बोलता है एम पर डिपेंड करती है ना, एल पर करता है और जी पर। एल हो गया ये, जी हो गया ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन, और एम हो गया मास ऑफ द बॉब। तो ये इन तीनों पर डिपेंड करता है। तो हम अभी मान लेते हैं यहाँ इस सब पर ए, बी और सी है, ठीक है। अब हमको निकालना है इसका राइट इक्वेशन क्या होगा विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। देखो सर, ये क्या है, टाइम पीरियड है, ये क्या है, मास, एल क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जी क्या है, ग्रेविटी, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। अब यहाँ से लेफ्ट साइड करो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम होता है, टी से दिखाएंगे। बेसिक डायमेंशनल फार्मूला टाइम का क्या होता है, टाइम। ये चलो ये डायमेंशन लेस है। यहाँ एम क्या होता है, मास, इसका क्या होता है ए, यहाँ क्या होता है लेंथ क्या होता है, लेंथ लंबाई, यानी इसको लंबाई में लेंथ, और जी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। और एक्सेलरेशन का हम कितना बार कर चुके हैं, mlt-2। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखो ये टाइम है ना, इसको गोली मारो, इधर कितना हो गया, m कहीं और है नहीं, l b और हाँ l पर यहाँ क्या है c। तो L पर पावर यहाँ B है और यहाँ L पर आप समझो C है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, B+C, और जबकि टाइम पर यहाँ कितना है, -2C। क्लियर है। अब देखो यहाँ सिर्फ टाइम पीरियड है, तो यहाँ F 0 है, L 0 है। अब देखो लेफ्ट और राइट बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोला था, सेम होगा। तो यानी यहाँ m पर पावर 0, m पर पावर a, यानी हमारा क्या निकलेगा, a पर पावर 0,
अब यहाँ देखो l पर पावर यहाँ कितना है b प्लस सी, तो यहाँ कितना निकला ये 0, और यहाँ t पर पावर कितना हो गया 1, और यहाँ कितना है -2c, है ना। तो यहाँ से हम जब करेंगे तो c इज इक्वल टू निकल गया -12, जबकि अब c का मान यहाँ रख देंगे, तो c यहाँ जब रख देंगे तो कितना हो गया ये, इसलिए b इज इक्वल टू हो गया। तो a निकल गया, b निकल गया और c निकल गया। a निकल गया 0, b निकल गया हाफ और c निकल गया -हाफ, है ना। ये एच.सी. वर्मा साहब का क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है। तो ए बी सी का मान निकाल लिए, अब हम यहाँ सिर्फ पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आप रख दो इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, फ्रॉम है ना। यहाँ से टाइम पीरियड क्या निकलेगा, टाइम t, यहाँ क्या निकला k, m कितना m है ना, मास पावर कितना निकला a का 0, है ना। उसके बाद लेंथ कितना हो गया, लेंथ पर पावर यहाँ कितना निकला b यानी हाफ, जबकि ग्रेविटी यहाँ ना g कितना निकला, g निकला -हाफ। तो यहाँ से आप इसको क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे मास तो 0 खत्म, तो यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ क्या निकलेंगे l रूट में l, और जबकि ये नीचे जाएगा तो प्लस ये हो गया, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे रूट l g, यानी टाइम पीरियड जो होगा वो कितना हो गया रूट l g, यही हो गया रिलेशन। टाइम पीरियड बराबर k रूट l बाई जी। क्लियर है, क्लियर है। चल अब हम लोग इसका लिमिटेशंस देख लेते हैं, फिर आप सवाल बनाना, कोई दिक्कत होगा पूछ लेना, मैं बता दूंगा। चल अब इसका जरा उतार लो। है ना। अब इसका डायमेंशनल का लिमिटेशंस देख लेते हैं। व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस या इक्वेशन। चलिए उतार लिए, तो ये आंसर हो जाएगा। ये एच.सी. वर्मा साहब का था, है ना। आसान सवाल होता है, डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए, है ना, ईच टर्म। लेकिन जो डायमेंशनली करेक्ट है ना, वो जरूरी नहीं है कि क्या कि वो 100% सही ही हो, है ना। चलो अब हम लिखने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो सबसे पहला डायमेंशनल इसका प्रॉब्लम है, जो ये नहीं बता पाता है, वो है कि कौन सा डायमेंशनल कांस्टेंट आएगा। एक एग्जांपल से समझाएंगे, आप समझ जाएंगे। सबसे पहला, इट डजंट tells us which dimensionless constant related to an equation। देखो इसका सबसे पहला जो कमी है वो यह है कि यह डायमेंशनल लेस कांस्टेंट के बारे में कुछ
नहीं कहता है। जैसे हम पहले भी बताएं, इस एग्जाम्पल को आप समझना, जैसे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये 100% सही होता है। लेकिन अगर कोई इंसान इसी फॉर्मूला को यूं लिख दे कि 3/4 ए टी स्क्वायर, या कोई लिख दे कि हाफ टी स्क्वायर, तो इसके अनुसार डायमेंशनल एनालिसिस के अनुसार तीनों ही लगेगा, है ना, एक यूजर को लगेगा, एक, है ना, एक रीडर को लगेगा कि तीनों ही सही है, जबकि इसमें एक ही सही है और वो है हाफ ए टी स्क्वायर वाला, है ना, यानी ये गलत ये गलत। तो यह बताने में असफल होता है कि ये कितना वैल्यू होगा, जैसे यहाँ 1/2 होगा कि 3/2 होगा कि 1 होगा, ये नहीं बता पाता है। ये इसका एक बहुत बड़ा कमी है। क्लियर है बात? क्लियर है ना? दूसरा इसका कमी हम लिखते हैं, समझ में आ गया? ठीक है ना, समझ में आ गया? यह नहीं बता पाता है कौन सा डायमेंशनल कांस्टेंट आएगा और कितना उसका वैल्यू होगा। चलिए दूसरा इसका देखते हैं। इसका एक और बहुत बड़ा कमी है ना, यही कमी के कारण तो बोले कि 100% यह सही नहीं माना जाए। अगर एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन भी है ना, तो वो 100% सही हो यह जरूरी नहीं है। जैसे कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है और s बराबर यू टी और ए टी स्क्वायर, तो वो जरूरी नहीं है कि वो माने डायमेंशनली करेक्ट तो दोनों है, लेकिन वो दोनों ही सही नहीं है। ठीक, अब दूसरा इसका है ना, यह भी नहीं बोल पाता है it doesn't tells us which sign either positive or negative comes in an equation। मतलब यह इसकी एक और कमी है कि यह भी नहीं बता पाता है कि जो एक इक्वेशन है इसमें कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस माइनस, और अगर आएगा तो वो कौन सा सही होगा। फिर यहाँ इस बात को समझो, जैसे अगर हम कोई लिखता आदमी हाफ ए टी स्क्वायर, ये 100% सही होता है, ठीक है ना, बाद में पढ़ोगे। अगर कोई मान लो गलती से यह भी लिख दे, तो देखो यहाँ प्लस था, यहाँ क्या है माइनस, तो डायमेंशनल एनालिसिस करने जाओगे दोनों तीनों टर्म का ना, तो आपको सेम मिलेगा, यहाँ भी सेम मिलेगा, लेकिन है ना ये 100% सही है, और जब यह सही है तो यह गलत है ना, गलत होगा ना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। यह नहीं बता पाता है यहाँ प्लस होगा कि माइनस, आप कुछ भी करोगे तो डायमेंशनली दोनों ही सही हो जाएगा, जो कि इसकी एक कमी है। क्लियर है बात? क्लियर है? फिर तीसरा नंबर लिखते हैं, है ना। तीसरा इसका कमी है कि इट डजंट रिलेट डायमेंशनल लेस quantities perfectly in an equation such as sin theta, cos theta, log x, e पर पावर x इट इज। यह भी बताने में सही ढंग से मदद नहीं करता है कि जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, लॉग एक्स, इन सब का भी ये रिलेशन नहीं बता पाता है। यह भी इसकी एक बहुत बड़ी कमी होती है ना, यह भी एक बहुत बड़ी कमी होती है। उसके बाद
है ना। एक लास्ट इसका है जो कि यह एक और चीज इसमें कमी होती है, यह फेल कर जाता है। कब? इट फेल्स व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी हैज more than 3 physical quantities, 3 fundamental quantities, यानी 3 से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज अगर आ जाता है यहां भी यह फेल कर जाता है। ये सारी चारों ये लिमिटेशंस होता है डायमेंशनल एनालिसिस का। सबसे पहला कि डजंट टेल्स अबाउट विच डायमेंशनल कांस्टेंट्स यू रिलेटेड टू एन इक्वेशन, यानी कौन सा डायमेंशनलेस कांस्टेंट आएगा यह नहीं बता पाता है। एग्जांपल से हम समझाए थे। फिर बताने में यह असफल हो जाता है कि कौन सा साइन जो अगर एक इक्वेशन है, अगर प्लस माइनस का अगर आपको गलत भी कर देना तो उसको ये चेक नहीं कर पाता है। फिर इट डजंट रिलेटेड डायमेंशनलेस कांस्टेंट। फिर क्या है कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट अगर किसी क्वेश्चन में आ रहा है, जैसे साइन है, कॉस थीटा है, उन सब के बारे में यह नहीं बता पाता है। चौथा है कि कोई इक्वेशन अगर मोर देन 3 फंडामेंटल क्वांटिटी से इन्वॉल्व है तो उसके बारे में भी यह नहीं बता पाता है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर होता है एंड, है ना। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि फिजिक्स का मतलब मैथ का फिजिक्स के साथ क्या रिलेशन है। तो उसी कड़ी में हम लोग शुरू करेंगे वेक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको बहुत सारे जगह बोला जाएगा कि आप जो है इग्नोर कर दो इन सब चैप्टर को, लेकिन विश्वास करो अगर आपने वेक्टर, डिफरेंशिएशन, डायमेंशन इन सब को इग्नोर किया मतलब फिजिक्स ने आपको इग्नोर एक्चुअली कर दिया। तो पढ़ो, रटो तो बिल्कुल नहीं, रटोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। याद रखना फिजिक्स का सिलेबस इतना बड़ा होगा, आपको बहुत मजा आएगा। ये भी है फिजिक्स में ना, चूंकि दिखता है जो भी चीजें घटनाएं हो रही है ना, जैसे इंसान का चलना, है ना, सेब का गिरना, ये सब आपको दिख रहा है और इसके बारे में पढ़ना है तो बहुत मजा आएगा। लेकिन मजा तभी आएगा जब चीज़ों को आप समझोगे। और मैं वादा करता हूँ मेरे चैनल से जुड़ो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तो मैं आपको ना सारा कुछ डिटेल में पढ़ाऊंगा और अच्छा एच.सी. वर्मा का किताब पूरा न्यूमेरिकल में बताऊंगा। थोड़ा भी समय लगेगा, पहले आपका बेसिक्स में ठीक कर लो, उसके बाद और जी तेवानी का फिर मैथ शुरू करेंगे, है ना। पहले एनसीईआरटी मैथ बना लेंगे और फिर जी तेवानी का बुक बनाएंगे, क्योंकि कोई मतलब नहीं रह जाता है। हमें RS अग्रवाल सोचे थे कि चलिए काम चल जाएगा आपका, लेकिन कोई मतलब नहीं है। आपको अगर एनसीईआरटी आ रहा है तो बहुत बेस्ट है, उसके बाद सीधे आप जी तेवानी का बुक बनाओ। मतलब ही नहीं है RS अग्रवाल का फिर बनाने का, या फिर RD शर्मा का स्तर का बुक बनाओ और अच्छा बुक बनाओ, है ना। तो फिजिक्स मेरा हालांकि फिजिक्स पर पूरा फोकस रहेगा मेनली। और अभी हम जैसे कि क्लास 11th का आज आपको हम डायमेंशनल एनालिसिस का पूरा चीज़ बताए कि क्या इसका एप्लीकेशन है। इसको आप घर में प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना। और रिक्वेस्ट है ना कि चैनल को लाइक करना, शेयर करना, मेहनत से बना रहे हैं इतनी रात को आपके लिए, तो थम्स अप तो बनता है। चलिए फिर मिलते हैं।